Hello, myself Urvashi, and I would like to share my NEET journey with all of you and discuss some points which would be helpful for all the NEET aspirants. So, first of all, I scored 680 marks this year with a rank of 7760, and this was my second attempt in which I made it to Lady Harding Medical College. In my both attempts, I studied from physics wala only. So like most of the aspirants, my 11th was RUM, तो जो भी मैंने किया वो 12th और अपने ड्रॉप ईयर में ही किया. और 11th के मिड तक तो मैंने बल्कि इतना रिजिडली सोचा भी नहीं था दैट आई विल गिव दिस एग्जाम, बिकॉज मुझे लगता था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबके बस की बात तो नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि 25 लाख अराउंड एस्पिरेंट्स आते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 25,000 के अंडर का ही हो पाता है फॉर जनरल कैटेगरी इफ आई टॉक. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मुश्किल लगती थी और शायद है भी मुश्किल. बट मुझे ये था कि नहीं, चलो अब ट्राई करते हैं, क्योंकि बिना ट्राई करे तो वी शुड नॉट कम टू आउटकम की यही होगा, एटलीस्ट वी शुड ट्राई. तो जो मेरी सीरियस प्रिपरेशन थी वो 12th के स्टार्टिंग से ही शुरू हुई, बिकॉज 11th तक तो मैंने कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं ज्वाइन किया था, ऑनलाइन भी नहीं किया था और ऑफलाइन तो बहुत दूर की बात है. तो 12th के स्टार्टिंग में ही मैंने फिजिक्स वाला लिया और अपने ड्रॉप ईयर में भी फिर मैंने फिजिक्स वाला ही लिया. बट अब आप ये सोच रहे होगी कि इफ आई इवन स्टार्टेड इन 12th तो फिर क्यों उस वाले अटेम्प्ट में नहीं हो गया जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक ड्रॉप की भी क्यों जरूरत पड़ी. तो जैसा मैंने आपको बताया कि 11th में तो मैं बहुत सीरियस थी ही नहीं इस एग्जाम को लेके, तो 12th वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड टू नो इवन कि उस चीज़ के लिए पढ़ते कैसे हैं, आपको नोट्स कैसे बनाने होते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, आपको क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए. और मैंने तो, मैं सच बताऊं, अपने 12th वाले ईयर में आई अवॉइडेड मॉक टेस्ट. मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा सिलेबस बचा हुआ है, मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी. आई जस्ट यूज टू रन फ्रॉम देम. तो ऐसे तो कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता जो आधी चीजें करेगा, एंड मॉक टेस्ट तो बहुत बड़ा रोल निभाता है. और दूसरी बात ये कि ये तो वो मॉक टेस्ट थे जिनसे मैं भागी, वो भी 12th क्लास के थे. तो अब आप ये सोचो कि मैंने 11th का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, बहुत अच्छे से तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था कि मैं नीट के लेवल का पढ़ के आई हूँ कि मैं अब कोप अप कर लूँ 12th के सिलेबस से. तो जब मेरे बोर्ड्स हुए, आई मैनेज टू स्कोर गुड इनफ इन माई बोर्ड्स, आई गॉट 94%. बट प्रॉब्लम तो ये था कि 11th नीट लेवल आता ही नहीं था, तो मैंने वन शॉट से जितना मैं कर सकी मार्च टू मई जब तक पेपर आया उतना मैंने किया, लेकिन उसके बाद उस वन शॉट से क्या ही होता. आई एंडेड अप स्कोरिंग 531 मार्क्स एंड देन कमिंग टू ड्रॉप. मुझे ड्रॉप लेने के लिए भी अपने घर में सबको कन्विंस करना पड़ा था कि लेने दो प्लीज, हो जाएगा, मुझे खुद से भरोसा है, मेरे 531 तो आ गए, जबकि इतना बुरा स्कोर भी ये नहीं था, बट स्टिल आई हैड टू कन्विंस देम. तो लेकिन मैंने जैसे जैसे तो ले लिया, लेकिन मेरे को डर फिर बहुत था कि मैंने लड़के लिया है तो ऑफ कोर्स अब मुझे करना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मैं क्या जवाब दूंगी. वो एक जो डर होता है, या फिर आप कहते हो ना, आप एक कमिटमेंट कर देते हो तो आपको रश मिलता है कि आपको करना ही है अब, तो दैट हेल्प्ड मी. एंड ऑफ कोर्स जो मेरे 531 मार्क्स थे वो क्योंकि इतने बुरे नहीं थे ना, तो उसने भी मेरे को बूस्ट दिया. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर कोई अपनी हाफ प्रिपरेशन के बाद भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा है ना, तो कोशिश करो कि वो कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको उसी फील्ड में जाना है तो आपको आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है. तो अगर हम ऐसी और भी सारी बातों के बारे में बात करें जो हमें अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट रखती हैं और जो बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी ही होती हैं, तो आई वुड लाइक टू कवर देम अंडर सम बुलेट पॉइंट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे कॉमन सवाल तो यही होता है कि व्हाट शुड बी आवर शेड्यूल. तो मेरे हिसाब से शेड्यूल होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले तो अपना 8 घंटे सो लो और उसके बाद आप जितना भी टाइम बचता है उसमें यू हैव टू स्टडी. एंड पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि लेक्चर देखना है या फिर क्वेश्चन करने हैं या किताब खोल के ही बैठना है. मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगी कि 18 घंटे पढ़ो, बट आई वुड से कि 15 से 16 घंटे आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं नीट रिलेटेड या जो भी, तो उस सब से निकल के मुझे फाइनली अपने एग्जाम तक पहुंचने के लिए क्या करना है. आप ब्रेक्स लो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर होना चाहिए कि आपका इस साल एम क्या है, मोटिव क्या है. आपको इतना भी ज्यादा रिलैक्स नहीं करना, करो रिलैक्स, बट दिमाग में ऑफ कोर्स ये रहना चाहिए कि हाँ यार आपको करना है, तो आप सोचोगे फिर उस चीज के बारे में. नाउ कमिंग टू व्हाट प्लेटफॉर्म आई यूज्ड और व्हाट रिसोर्सेज आई फॉलोड. सो सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स वाला से ही पढ़ाई करी, सबसे रिलीजियसली मैंने उनके नोट्स फॉलो करे, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, बायो के लिए भी करे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं. मैंने शायद नोट्स बनाए लेकिन मैंने उनको बार बार नहीं पढ़ पाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने उनको एक दो बार पढ़ा और फिर जो मेरे को डेटा इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसे अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लिया, जो मुझे हेल्प करता था एनसीईआरटी की लाइन समझने में. उसके बाद मैंने जितनी भी बार पढ़ी है वो एनसीईआरटी ही पढ़ी. और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स बहुत अच्छे से फॉलो करे, बिकॉज नोट्स, यू नो,
उस ताले की चाबी है जो आपको बताएंगे कि बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और उसके बाद मैं अगर फिजिक्स के लिए भी क्वेश्चंस लगाती थी तो 90% क्वेश्चंस मेरे को नोट्स में से मिल जाते थे, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती। और केमिस्ट्री में भी हो जाता था, मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती थी आईओसी और ओसी में तो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री वाज बिट वियर्ड फॉर मी, जब मैं मॉड्यूल से करती थी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था वहां पे, क्योंकि मुझे आइडियल सोर्स कोई नहीं मिला फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सही बताऊं तो। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि कौन कौन से टीचर्स थे पीडब्ल्यू के जिनको मैंने फॉलो किया। तो फिजिक्स के लिए तो ऑफकोर्स द ग्रेट MR सर, एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री इट वाज अमित महाजन सर, एंड ओसी के लिए भी अमित महाजन सर। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में से बताऊं कि अमित महाजन सर किसके लिए बहुत बढ़िया है, तो ओसी के लिए तो आंख बंद करके फॉलो हिम। एंड फॉर आईयूसी मोहित डाडीत सर। एंड बायोलॉजी में बॉटनी के लिए तरुण सर और ऋषभ सर बोथ, लाइक कुछ चैप्टर्स उनसे, क्योंकि मैंने 12th में ऋषभ सर से पढ़ा था। और जूलॉजी के लिए मनीष दुबे सर। थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज दैट व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर टैकलिंग दी सब्जेक्ट्स। क्या मैंने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया? और जैसे कि 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, तो क्या मैंने अपने दिन में आधा दिन बायोलॉजी ही पढ़ी पूरे 12 महीने अपने ड्रॉप ईयर में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी होता है कि भले ही बायोलॉजी 50% कंप्राइज करती है नीट एग्जाम का, बट हम उसे 50% टाइम दे ही नहीं सकते, क्योंकि 50% टाइम तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स ही ले जाती है, और उसको देना भी जरूरी है। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जब आप अपना बेस बना रहे हो ना, तो फिजिक्स को तो टाइम दो। मतलब एग्जाम में जब तक 4 महीने नहीं बच जाते ना, तब तक तो फिजिक्स को बहुत आराम से पढ़ो, फिजिक्स ही पढ़ो। मैं तो कहूंगी आप अगर 12 घंटे रोज पढ़ते हो तो 6 घंटे फिजिक्स को दो, फिर 3 घंटे केमिस्ट्री या 4 घंटे केमिस्ट्री और 2 ढाई घंटा बायोलॉजी दो, इट इज ओके। क्योंकि फिजिक्स बाद में नहीं आएगी, और अगर फिजिक्स का कोई कंसेप्ट आपको पहले आ गया तो वो बाद तक रहेगा। लेकिन बाकी चीजों जो होती है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है और बायो में तो होती ही हैं जो वॉलेटाइल होती हैं, तो उनको हमें लास्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है। बट फिजिक्स हम कभी भी कोई नया टॉपिक तो फिजिक्स में लास्ट टाइम पढ़ ही नहीं सकते हैं। सो सब्जेक्ट कितना हैवी टू अंडरस्टैंड है ना, उस हिसाब से टाइम डिवाइड करना चाहिए। सबसे अहम पार्ट ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं मैं, जो कि होता है मॉक टेस्ट, तो वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको देने हैं। आई यूज टू गिव इट एवरी फोर्टनाइट, मतलब मैंने एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, और मैं यही सजेस्ट करूंगी, पढ़ो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको सूट करे, बट टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लेनी है। और अगर पूरे साल की हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में अगर आप लेते हो ना और आपके स्कोर तब कम आते हैं, तो आपको शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता उस स्ट्रेस से उभर के आने में। और साथ में ये भी हो जाए कि आप मार्क्स भी बढ़ा लो। तो अगर आप पहले से उस चीज में होते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपको कैसे एग्जाम देना टैकल करना है, कैसे 3 घंटे बैठना है, कैसे जब लास्ट का 1 घंटा बचा होता है तो आपको रश करना पड़ता है, लेकिन उस रश में भी आपके मिस्टेक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो सब चीजें जो होती है ना, वो मॉक टेस्ट ही आपको सिखाता है। और पढ़ाई तो यार शायद हर कोई 100% नहीं कर पाता कभी भी अपने सिलेबस की, लेकिन अगर उसने मॉक टेस्ट अपने 100% दिए होते हैं ना, उसका सिलेक्शन गारंटेड होता है। मैं ये बात सच बता रही हूँ, कि ऐसा मुझे बहुत कम ही लगता है यार कि बुक की हर एक लाइन या हर एक सब्जेक्ट के हर एक लाइन उस इंसान को याद होगी। बट मॉक टेस्ट रिलेटेड जितने भी एरियाज होते हैं ना, वो सबको आते होते हैं, तभी उनका पेपर निकल जाता है। नाउ अबाउट हैंडलिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगेगा तो आपको उसके लिए उतना ज्यादा टाइम तो निकालना पड़ेगा, और मोस्टली वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक हो सकता है। बायोलॉजी तो ऑफकोर्स सबको आ ही रही होती है। तो मैंने कैसे किया था ना, देखो मेरा 11th में बहुत बुरा हाल था फिजिक्स में। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही हुआ करता था। मैं 11th में मेरा ये हाल था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू डू अ सिंपल डिफरेंशिएशन। तो मैं समझ लो कि मैं तो मेरा बहुत ज्यादा डब्बा गुल था फिजिक्स में। लेकिन 12th क्लास में मैंने जैसे ही MR सर से पढ़ा, तो मैंने अपने नोट्स पूरे बनाए, उनके हर एक क्वेश्चन को करा। और मतलब 1-2 चैप्टर्स में तो शायद मैंने उन्होंने क्वेश्चंस जो कराया उसका आंसर स्कीपा होगा, लेकिन बाद में फिर मैंने वो एबिलिटी डेवलप कर ली कि वो जो भी आंसर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड ट्राई टू सॉल्व इट। और ये चीज 12th से ज्यादा मैंने अपने ड्रॉप ईयर में करी होगी, क्योंकि 12th में तो शायद मैंने सीखा ही था यार, कि पहली बार 12th ऐसी क्लास थी मेरे लिए जहां मुझे फिजिक्स समझ आ रही थी, क्योंकि 11th में तो मुझे आई भी नहीं। तो ड्रॉप ईयर में तो मैंने ये चीज बहुत ज्यादा फॉलो करी यार, कि टीचर के कराने से पहले मैं खुद सॉल्व करूंगी, भले ही वो गलत हो, लेकिन वो लॉन्ग रन में याद रहता है कि सही तरीका तो ठीक है आ जाएगा यार, लेकिन मुझे किस तरीके से नहीं करना, ये अप्रोच तो बिल्कुल ही वाहियात है, पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं लगा कर आनी। और वो क्लियर हो जाता है फिर। तो फिर आप
टीचर के तरीके को ही ज़्यादा याद रखते हो। क्योंकि और अब अगर मैं बात करूँ रिवीजन टेक्निक्स की, तो मैंने जैसे शायद जून अराउंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ड्रॉप ईयर में, 12th तो आप हटा ही दो। तो क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में 12th और 11th दोनों करी थी, लेक्चर्स से ही ऑलमोस्ट 90% मैंने कवर किया था। तो मैं ड्रॉप ईयर की बात करूंगी क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ किया था। तो मैंने जून अराउंड वो प्रिपरेशन चालू करी थी, और दिवाली आते तक 11th उनकी पूरी हो गई थी। लेकिन पूरी तो हो गई थी, मैंने भी एक बार तो मॉक टेस्ट के साथ साथ कर ली, लेकिन अब पॉइंट ये था कि अब मैं भूल रही थी वो चीज़ें। क्योंकि 11th तो मैं पढ़ भी ड्रॉप ईयर में ही रही थी अच्छे से, और 11th 12th के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ होती है, मुझे तो लगती है। तो मैं भूल रही थी, तो मैंने क्या किया था ना, मैंने फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन तब वो ज्वाइन करनी थी, AITS। तो उससे ये हुआ कि नवंबर दिसंबर और जनवरी तक उसमें 11th का सिलेबस आ रहा था, और जनवरी में एलन के मॉक टेस्ट में 11th का फुल सिलेबस टेस्ट था। तो क्योंकि मैंने नवंबर और दिसंबर में 11th उस PW के पार्ट टेस्ट के साथ कर ली थी ऑफलाइन, तो मेरा 11th का जो टेस्ट था ना, वो बहुत बढ़िया गया था, जो जनवरी में एलन का था। तो मैंने बेसिकली रिवाइज ऐसे किया। और 12th, क्योंकि 12th के यार बोर्ड्स होते हैं ना, तो लोगों की 12th पे पकड़ होती है। तो वो तो मैंने फिर लास्ट में रिवाइज कर ही ली, लेकिन जो मैंने 11th को डबल रिवाइज किया ना अपनी AITS की वजह से, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। क्योंकि शायद खुद से करना ना उतना इफेक्टिव भी नहीं होता, और शायद मुश्किल भी बहुत होता है यार कि खुद बैठ के करो, और कुछ पेपर वेपर में तो 12th आ रही है लेकिन पढ़नी हमें 11th पढ़ रही है। तो वो जो प्रेशर सर पे डंडा होता है ना, वो AITS ने बना के रखा, और जिसने मेरे को बहुत मदद करी, सीरियसली बहुत ज्यादा मदद। फॉर नोट्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यार देखो, जो क्लासेस आप अटेंड करोगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप टीचर के नोट्स को ही पेन डाउन करोगे और उसे ही रिवाइज करोगे। लेकिन अपने खुद के नोट्स की जो वैल्यू होती है ना, वो शॉर्ट नोट्स बताते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के लिए तो नहीं कहूंगी क्योंकि NCERT ही पढ़नी है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यार वो बाइबल, शॉर्ट नोट्स बाइबल है। मैं सच बता रही हूँ, लास्ट के 1 महीने में आई वाज नॉट एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। मतलब मैंने प्लान तो बहुत कुछ किया था, पर मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरी तबियत उतनी ठीक नहीं थी उस 1 महीने में। 15 दिन तो मेरे में ऐसे ही वेस्ट हो गए थे, और बाकी के 5 दिन मैं ये सोचती थी कि क्या मेरा पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसी 20 अप्रैल आ चुकी थी, और जो लास्ट के 10 दिन थे ना, लेकिन मैंने माइंड मैप्स और जो पर्सनल नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे ना फिजिक्स के, कि सारे फॉर्मुला, और सिर्फ फॉर्मुला भी मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ फॉर्मुला शीट बनाओ, बगल में वो जो तरीका होता है ना, वो जो शॉर्ट ट्रिक होती है, वो जरूर लिखनी है कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए जैसे OC के लिए नेम्ड रिएक्शंस, मैं नेम्ड भी क्या यार, मैं तो कहती हूँ सारे रिएक्शन, चाहे कितनी कितनी ही कॉपी हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा वो कॉपी अगर 40-50 पेज की भी हो रही है जिसमें सारे रिएक्शन है, तो वो ही वो कॉपी है जिसे आप याद रख पाओगे। आप 200 पेज की कॉपी याद नहीं रख पाओगे, और वो भी एक तो बनती नहीं, एक से ज्यादा ही बनती है 11 12 की मिलाकर। और ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मुलाज और कोई अप्रोच अगर किसी ने शॉर्ट में बता रखी हो तो वो भी। और IOC के लिए तो यार जो ट्रेंड्स होते हैं या जो छोटा डेटा होता है जो आपको याद रखना होता है, क्योंकि डेटा जितना भी कंसाइज होता है ना, आपको पेजेस याद रहते हैं, आपकी वर्चुअल मेमोरी आपको हेल्प करती है कि आपको याद आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी थी। सो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यार मैं ये बताना चाहूंगी कि जो नीट और जेई होता है ना, वो सेम, वो अलग अलग है। क्योंकि नीट में सच में बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट रोल निभाता है। तो अगर मैं ये बात करूँ ना कि मैंने नीट के एग्जाम में अपना टाइम कैसे मैनेज किया, तो यार देखो, सबसे पहला तो मॉक टेस्ट का फायदा ये होता है कि मॉक टेस्ट का लेवल ना ऊपर ही होता है नीट से। अब के पिछले 5 साल की ट्रेंड में तो यही चल रहा है कि नीट बहुत आसान आ रहा है और मॉक टेस्ट थोड़ा ऊपर ही होता है, और स्पेशली एलन का मॉक टेस्ट तो बहुत ऊपर होता है, फिजिक्स वाला को उससे थोड़ा कम होता है, और उसके बाद फिर नीट आता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो ना, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा पेपर में, इस बात की बहुत हद तक गारंटी होती है। क्योंकि तब आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो 3 घंटे में, फिर आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं नीट में, तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको बायो सॉल्व करनी है, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, और फिर फिजिक्स सॉल्व करनी है। और बायो और केम में अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आपको वो छोड़ देना है, वो आपको बाद में करना है। क्योंकि यार फिजिक्स फिजिक्स को कम से कम 1 घंटा तो देना पड़ेगा। और जिन बच्चों के लिए फिजिक्स टफ है, उनको तो 1 घंटा सवा घंटा लगता है। मेरे को खुद लगता था, तो मैं कोशिश करती थी यार कि केम और बायो में जो है 2 घंटे से कम में कर लूँ, ताकि 1 घंटे से ज्यादा मेरे पास फिजिक्स के लिए बचेगा। और मैं इस टाइम मैनेजमेंट के लिए जो एग्जाम में काम करेगी, मॉक टेस्ट। सीरियसली मैं, मेरे पास एक ही वर्ड है कि मॉक टेस्ट दो, हर 15 दिन दो, और लास्ट में आते आते तो जनवरी के बाद हर हफ्ते दो। जनवरी नहीं तो फेब के बाद, जब तक आपका सिलेबस हो जाए, फिर आप हर हफ्ते दो। वो चीज बहुत नेचुरली डेवलप हो जाएगी, आपको सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मैं टाइम कैसे डेवलप करूँ। रही बात ये कि यार मॉक टेस्ट और एग्जाम में एक प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना, चाहे आप कितने भी मॉक टेस्ट दे दो, कुछ तो प्रेशर होता है यार एक्चुअल एग्जाम। तो यार मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं बहुत चिल होकर एग्जाम देने गई थी। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले तो मुझे ये डाउट भी हो रहा था होगा नहीं होगा, बट मैंने फिर सोच लिया था यार कि जितना मैं कर सकती थी ना, मैंने पूरे साल कर लिया। मैं गई बहुत आराम से पेपर दे। और जब आप देखते हो ना यार कि आपने जो पेपर पहले दिए थे, वो तो यार बहुत टफ थे, उलझे हुए, कंफ्यूजिंग से थे।
तो फिर जब आप ये देखते हो ना यार कि ये पेपर ऐसा है, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है, तो ये भी नहीं करना। बहुत कामली करना है। अगर आप बायो 1 घंटे में करते थे तो ठीक है, 50 मिनट में कर लो, लेकिन ऐसा तीर भी मत चला दो कि यार अब तो मैं 30 मिनट में बायो कर लूंगा नीट के पेपर की, बहुत आसान आ गई। उन केसेस में यार सच में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो ये नहीं करना है। प्रेशर एग्जाम का ऐसे ही संभला जाएगा कि आपको हवा में नहीं उड़ना है। अगर आपको चीज आती है तो भी, और अगर आपको नहीं भी आती तो भी बहुत पेशेंटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जितना आता है। और फिर जो बच जाता है, अगर यार वो आपके कट ऑफ से क्रॉस करने के बाद बच रहा है, तो फिर आप तुक्का उक्का मार लो, या फिर जितना जो आपको लग रहा है कि यार इन दो में से कोई एक हो सकता है तो करो, लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता फिर भी अटेम्प्ट करके आ गए। अब अगर बात करें हम हमारे द्वारा की गई महान गलतियों की, जो शायद कभी कभार हमें ड्रॉप ईयर कॉस्ट कर देता है, या फिर बहुत कम मार्क्स से हम रह जाते हैं और फिर हमें कुछ और चूज करना पड़ता है, तो कुछ गलतियां जो मैंने की थी वो तो यही थी यार कि मैं 12th में क्या करती थी ना, नोट्स बना तो लेती थी लेकिन दूसरी क्लास से पहले उस पुरानी क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं करके जाती थी। ड्रॉप ईयर में मैंने हमेशा किए रिवाइज, तभी शायद मुझे फायदा हुआ कि कुछ चैप्टर्स के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मॉड्यूल के मैं नहीं लगा पाई। तो फिर भी क्योंकि मैंने नोट्स रिवाइज कर रखे थे ना, मुझे नोट्स का कंटेंट आता था ना, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और दूसरा ये कि मॉक टेस्ट दो, और सिर्फ देना ही एक बड़ी बात नहीं है, आपको बैठ के उसको एनालाइज भी करना है। कॉपी बनाओ अगर आपको सच में लगता है यार आपने बहुत गलतियां करी हैं और आपको लगता है यार आप भूल जाओगे। मैं शायद कॉपी नहीं बना पाई थी, तो मैंने क्या किया था ना, मैं अपनी बुक्स में ही लिख लेती थी। जैसे बायो की कोई गलती होती थी तो उसे तो मैं बायो के बुक के फ्रंट पेज पे लिख देती थी, या फिर उस चैप्टर में लिख देती थी, ताकि अगर मैं वो चैप्टर जब नेचुरली रिवाइज करने के लिए ओपन करूंगी अगले मॉक टेस्ट में तो मैं वैसे देख लूँ। कॉपी में नहीं बना पाई थी, मैंने कोशिश करी थी मेंटेन करने की, पर मुझसे नहीं हुई क्योंकि मेरा लास्ट में आते आते थोड़ा मिस हो गया था तबीयत की वजह से, और सिलेबस भी फिर छूट रहा था। उसके बाद और एक बात ये है कि भी बनाओ ना बनाओ, मतलब बना लो, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बना पाई बट आप लोग बना लो। और यही कि एनालाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन मैंने गलत किया था, और उसकी अप्रोच आप एटलीस्ट पढ़ तो जरूर लो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है, और लास्ट के टाइम में तो आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल याद रहता ही है आपको कि ये गलती मैंने करी थी, तो आप नहीं करते हो फिर। और दूसरा यही यार कि जो एग्जाम में जो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसको टाइम कैसे देना है ना, वो चीज़ आप देखो। फिजिक्स कभी भी आखिरी के लिए मत छोड़ो कि ये चीज़ तो मैं एग्जाम के पहले 1-2 महीने में करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, नहीं। फिजिक्स आपको पहले ही करके रखनी है, और लास्ट में फिर आपको शॉर्ट नोट्स देखने हैं। बड़े नोट्स खोल के देखने का शायद उतना फायदा है भी नहीं तब, क्योंकि तब आप केमिस्ट्री और बायो अच्छे से करो कि आप तब उनकी सारी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री की जरूर पढ़ लो क्योंकि केमिस्ट्री के लोग अवॉइड करते थे, बायो की तो पढ़ते ही हैं। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो और उसके नोट्स पढ़ लो, ये सब करो, लेकिन एंड में फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स करो। और अगर फिजिक्स के लिए कोई और सोर्स फॉलो करने का टाइम नहीं रहता ना, तो आप नोट्स करो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो। जब आपका क्योंकि रिव्यू टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जो पहले के टेस्ट हो चुके होते हैं उनका सिलेबस जब रिव्यू हो रहा होता है, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ, अप्रोच पढ़ के जाओ, और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अच्छे से देख लो। अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं भी फॉलो कर पा रहे हो, बुक्स तो मैं नहीं कहूंगी यार, क्योंकि एक साल में अगर आपको कवर करना होता है ड्रॉप ईयर में, तो ज्यादा फायदेमंद है कि आप मॉड्यूल्स करो, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी छटा हुआ होता है, फालतू का डिप्रेशन नहीं आता यार कि मुझसे हो नहीं रहा। तो उसी से करो, पर शॉर्ट नोट्स फॉलो करो अच्छे से, बार 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 बार। और नोट्स भी फिजिक्स के 3 से 4 बार तो करो, जो मेन होते हैं वो आप स्टार्टिंग के 6 महीने में करो, और एंड में आप वही क्लास रखो 11th या 12th में से करने के लिए, जब आखिरी का 6 महीना होता है, जो आपने ऑलरेडी एक बार करी हुई होती है। मैं यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अपनी चूज तो कर लेते हैं जर्नी कि यार हमें नीट के लिए पढ़ना है, और हमें पता भी होता है बहुत टाइम के बाद कि सारी गलतियां करने के बाद कि यार हम ऐसे ही करना है, हमें सब पता है, लेकिन हम फिर भी ना वो चीज नहीं कर पाते। रोज सुबह उठ के वही बोरिंग रूटीन में रहना इज सो टफ। तो वो नहीं हो पाता है हमसे, हमें पता है हमें करना है लेकिन हमसे तब भी नहीं हो पाता, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है हमारे पार्ट पर। तो इसके लिए ना हमें पता होना चाहिए यार कि हम एग्जाम जो करना चाहते हैं ना कि हमारा क्रैक हो जाए, वो किसके लिए है, अपने लिए है, फैमिली के लिए है, या यू वांट टू प्रूव टू समबडी और टू योर सेल्फ यार कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, जब हमें बहुत सारा ऐसा होता है यार कि कभी हमारा टेस्ट अच्छा नहीं जाता, या हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना यार कि मेरा नीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि वो एक चैप्टर या वो एक टॉपिक या वो एक क्वेश्चन बिल्कुल 0.001% आएगा नीट में, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो आप बाकी चीजों पे फोकस करो। तभी मुझे लगता है हमारी जर्नी जो होती है, बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमा जो होता है ना वेव में, कि बिल्कुल पॉजिटिव का नेगेटिव का, इट्स लाइक दैट। क्योंकि हमें कभी तो लगता है यार मुझसे ये हो गया अब तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैंने इतनी टफ चीज कर ली, और कभी लगता है मुझसे ये भी नहीं हो रहा है यार, मेरा एग्जाम कैसे होगा। तो ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप इस फेज में हो ना, तो आप दोनों चीजों को
अपने पास संभाल के रखो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपसे नहीं हुआ वो आपको करने पे मजबूर करता है, और जो आपसे हो गया ना वो आपको करते रहने पर मजबूर करता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में खुश होना और निराश होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यार अब एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आपके मेंटर्स, टीचर आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। अब जैसे मैं तो ऑनलाइन जाती थी तो टीचर से उतना इंटरेक्शन नहीं होता, आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, जो उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होती है कि टीचर से तो कोई इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं है। तो फॉर दैट केस आई विल से कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं ना, आप उन्हें ले लो। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको सर पे डंडे की जरूरत है, कुछ लोग खुद पढ़ लेते हैं और कुछ लोगों को सिर पे डंडा इरिटेट भी करता है, तो उन वो लोग तो खुद कर लेंगे, लेकिन जिनको चाहिए होता है ना वो लोग। मैं तो अपने टाइम पे चाहती थी लेना, बट ले नहीं पाई थी। बट आई वुड से अगर आपको डंडे की जरूरत है तो आप प्लीज लो। और ऑल्सो मैं तो अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनने वाली हूँ। कोई नहीं था आगे पीछे जिसने पीसीबी ली हो, मतलब लोगों ने पीसीएम ले रखी है, लोगों ने कॉमर्स ले रखी है, आर्ट्स ले रखी है, लेकिन पीसीबी पर्टिकुलरली मेरे मैं जितने जानती थी उनमें से किसी ने नहीं लिया था। तो मेरे को तो और ज्यादा अकेला महसूस होता था। तो अगर ऐसे में मेंटर हो किसी के पास तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो फिर यूट्यूब में जो वीडियोस आती हैं उनको देखकर ही काम चला लेती थी अपना। बट आई वुड से कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना चुकी हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो वहाँ पर। किसी भी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आई वुड श्योरली लव टू मेक इट। सो नाउ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, और एक गोल्डन एडवाइस जरूर देना चाहूंगी। वो यही है यार कि सबसे पहला स्टेप जो होता है ना एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो ये होता है कि आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आप लोगों से एडवाइस दुनिया भर की लेते रहोगे, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, हाँ ऐसे बैठे हुए हो और आप एडवाइसेस सुन रहे हो, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। आप सबसे पहले पढ़ो, चाहे गलत तरीके से पढ़ो या सही तरीके से पढ़ो। पढ़ के पढ़ते आप जब ये सोचो यार कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ फिर भी, तो आप एडवाइसेस लो टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बट पढ़ना इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पढ़ते रहना है और साथ में गाइडेंस लेते रहने हैं। वो सही चीज है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे फिर सब जान रहे हो यार कि इस चीज को ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, कोई फायदा नहीं है। जो अगर इस तरीके से थोड़ा डेविएट होके भी पढ़ रहा है ना, अगर उसका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा वरना।